हेलो फ्रेंड्स, पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड्स, आज फिर से हम अगेन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं, यानी कि एसिडिक रेन के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबल होती हैं, वो हमें बताना है। तो इसमें पहला दिया है नाइट्रोजन का ऑक्साइड और दूसरा दिया है सल्फर का ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एसिडिक रेन के विषय में बताना चाहूँगा कि एसिडिक रेन होती क्या है। तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, जो कि NO2, जिसको हम किस तरह से लिखते हैं, NO2 से लिखते हैं। और वहीं पर यदि मैं सल्फर के ऑक्साइड की बात करूँ तो SO2 होता है, जिसको हम SO2 के द्वारा लिखते हैं। तो यहाँ पर जब ये दोनों जल के साथ में मिलते हैं तो अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं, यानी कि एसिडिक रेन का निर्माण करते हैं। और ये जो एसिडिक रेन होती है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें सल्फर के ऑक्साइड होते हैं और साथ के साथ में इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो कि विषैले होते हैं। और एसिडिक रेन के विषय में एक बात बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि एसिडिक रेन को, यानी कि अम्लीय वर्षा को, इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है, तो एसिडिक रेन को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। इसी के कारण आगरा का जो ताजमहल है वो अम्लीय वर्षा के कारण ही पीला पड़ रहा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं, और इसके विषय में मैंने डिस्कस किया है कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड। क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड से HNO3 बनता है और साथ के साथ सल्फर के ऑक्साइड से हमारा H2SO4 बनता है, जो कि दोनों के दोनों जो एसिड है ये हानिकारक होते हैं इमारतों के लिए भी और साथ के साथ में मानव के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है, यानी कि जो हमारा एयर पोल्यूशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस हानिकारक होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जैसा कि ऑप्शंस में दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये सभी विषैले ही हैं, लेकिन इसमें प्रायोरिटी वाइज पूछा गया है कि सर्वाधिक हानिकारक गैस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये सर्वाधिक हानिकारक वायु प्रदूषक के रूप में गैस होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक तरह की विषैली गैस है और ये हमारे ब्लड में अवशोषित होकर, यानी कि ब्लड के अंदर डिजोल्व होकर उसकी क्रियाशीलता को कम कर देती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा क्या है, हानिकारक या प्रदूषित गैस होती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं। काफ़ी सिंपल है, लेकिन यहाँ पर बाकी ऑप्शंस के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको हम बैरोमीटर नापक यंत्र से मापते हैं। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा, यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। वहीं यदि मैं बात करूं एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? हवा की गति, यानी कि स्पीड ऑफ एयर को हम मापते हैं किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा। वहीं पर यदि मैं हाइड्रोमीटर की बात करूं तो द्रवों का जो अपेक्षित घनत्व है उसको मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा। और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाइग्रोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का जो यूज होता है वो वायुमंडल की आर्द्रता को नापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, जल में घुलनशील नहीं है, यानी कि जल के अंदर कौन सी चीज़ घुलनशील नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि नमक, चीनी जैसे ठोस। तो बिल्कुल ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप सभी बता सकते हैं कि नमक और चीनी दोनों घुलनशील होते हैं जल में। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन जैसी गैसें बिल्कुल घुल जाती हैं। तीसरा है तेल, और चौथा है अल्कोहल। तो अल्कोहल के विषय में भी आप सभी जानते होंगे कि अल्कोहल भी जल में घुलनशील है, जबकि जो तेल है वो जल में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पर घुलनशील नहीं है पूछा गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। तो जल क्या होता है? एक अच्छा विलायक होता है, इसमें चीनी, नमक, कई खनिज घुल जाते हैं और जल द्रव्य गैसों को भी घोल देता है।
जैसा कि अभी आपको बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सभी गैसें भी जल में घुलनशील होती हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को पीने योग्य रोगाणु मुक्त कैसे बनाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसमें तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। कम से कम 3 मिनट तक उबालकर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्लोरीन की गोली मिलाकर, और थर्ड ऑप्शन दिया है पोटेशियम परमैंगनेट डालकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम पानी को यदि हम 3 मिनट तक उबालें तो उसमें अधिकतर जो रोगाणु होते हैं वो मर जाते हैं, और साथ के साथ पानी पीने के योग्य हो जाता है। और हम यदि इसमें क्लोरीन व पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा का भी यदि हम प्रयोग करें तो उसके द्वारा भी रोगाणुओं को मारा जाता है। तो इस तरह से ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मौसम निर्भर करता है, यानी कि जो वेदर है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स, आपने सुना भी होगा, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि ये आज का जो वायुदाब है ये इतना है, हवा का वायुदाब इतना है, यानी कि मौसम की आर्द्रता इतनी है, आज का तापमान इतना है। तो इसका मतलब इन सभी बातों पर मौसम निर्भर करता है। तो वायुदाब मौसम के निर्धारण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक होता है, और वायु की जो आर्द्रता है यानी कि नमी है, ये भी दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। आर्द्रता सदा एक सी नहीं रहती है, यानी कि ये बदलती रहती है। तो इस तरह से मौसम वायुदाब, आर्द्रता, तापमान तीनों पर निर्भर करता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वाष्पीकरण की दर प्रभावित होती है, यानी कि जो वेपोराइजेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तेज हवा से, दूसरा तापमान से, और आगे ऑप्शन दिया है आर्द्रता से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन होता क्या है। तो द्रव का धीरे धीरे जब हम ताप बढ़ाते हैं तो वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर जैसा कि तेज हवा, जल वाष्प की उपस्थिति, या वायु का तापमान आदि, ये अनेक ऐसे फैक्टर हैं जो वेपोराइजेशन की दर को, रेट को इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से इसके तीनों ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसके ऑप्शंस करेक्ट हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जीवों की संरचनात्मक इकाई है, यानी कि जीवों की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये आपने पढ़ा भी होगा कि जो जीव की संरचनात्मक इकाई होती है वो होती है कोशिका, यानी कि सेल। जिस प्रकार से हम भवन का निर्माण ईंट का प्रयोग करके करते हैं, उसी प्रकार मानव शरीर का भी निर्माण कोशिका के द्वारा होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो कोशिका होती है, कोशिका से मिलकर हमारा बनता है ऊतक, यानी कि कोशिका से बनता है ऊतक, और ऊतक से मिलकर बनता है अंग, यानी कि बॉडी पार्ट। तो इस तरह से सबसे छोटी इकाई क्या हुई? कोशिका हुई। तो जीवों की जो संरचनात्मक इकाई है वो है सेल, यानी कि कोशिका। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आनुवंशिकता की मूल शारीरिक व कार्यात्मक इकाई है। तो आनुवंशिकता की मूल शारीरिक व कार्यात्मक इकाई कौन सी है? डीएनए, आरएनए, जीन, या फिर गुणसूत्र? तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आनुवंशिकता की जो मूल व शारीरिक व कार्यात्मक जो इकाई है वो होती है जीन। और जीन सामान्यतः डीएनए से बने होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। और प्रत्येक गुणसूत्र में कई जीन होते हैं, ये भी हमें याद रखना है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि गुणसूत्र पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म रचना जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण करने में या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, क्या होती है? उसे कहते हैं जीन। यानी कि आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, एक कोश के जीव में अलग अलग कोशिका अंग अलग अलग कार्य करते हैं। दूसरा, जो कोशिका को एक इकाई बनाते हैं। और इसमें दिया है सेकंड ऑप्शंस में, बहुकोश के जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है, यहाँ अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे श्रम विभाजन का विकास
होता है उनमें, और ये अलग अलग कार्य करने लगती हैं। इसी श्रम विभाजन के फलस्वरूप इनमें कोशिकीय विभेदीकरण, जिसको सेल डिफरेंशिएशन बोला जाता है, ये सेल डिफरेंशिएशन होता है। और एक कोश के जो जीव है इनमें अलग अलग कोशिका यानी कि अंगक अलग अलग कार्य करते हैं जो कोशिका को एक इकाई बनाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसके दोनों ही जो हमारे ऑप्शंस हैं, यानी कि इसमें जो दोनों ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं, ये दोनों के दोनों हमारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समजात अंग कहते हैं, यानी कि समजात अंग किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें दिया है पहला ऑप्शन कि वे अंग जो मूल रचना व उद्भव में समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्य के लिए अनुकूलित हो गए हों। दूसरा है वे अंग जो मूल रचना व उद्भव में असमान हो किंतु समान कार्य के लिए अनुकूलित हो गए हों। थर्ड है वे अंग जो देखने में समान हो, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे अंग होते हैं जो मूल रचना व उद्भव में समान होते हैं, किंतु यहाँ पर आप देखेंगे किंतु अलग अलग कार्य के लिए अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं। तो इनका भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होता है। ऐसे अंगों को समजात अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, और इनकी समानता को समजातता यानी कि होमोलॉजी कहते हैं। जैसे कि मेंढक है, आदमी और घोड़े के अग्रपाद और पक्षियों के पंख हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, हमारे समजात अंग हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये हमारे यानी कि ये दोनों आंसर नहीं होते हैं, इसमें राइट आंसर बनेगा, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुछ जो मूल रचना व उद्भव में समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्य के लिए अनुकूलित हो गए हों, उन्हें क्या बोलते हैं, समजात अंग कहते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक समजातता की संकल्पना प्रस्तुत की, यानी कि किसने प्रस्तुत की थी संरचनात्मक समजातता की संकल्पना को। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संरचनात्मक समजातता की संकल्पना प्रस्तुत की थी, यानी कि किसने की थी, बुर्फी ने, लेमार्क ने, डार्विन ने, या फिर हैकल ने। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि संरचनात्मक समझौता की जो परिकल्पना प्रस्तुत की थी वो की गई थी बुर्फी के द्वारा। और वहीं पर यदि मैं बात करूँ, लेमार्क ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, और डार्विन ने जो प्रकृति में कर्मिक परिवर्तन के द्वारा जो विकास होता है उसका सिद्धांत दिया था, और वहीं पर हैकल ने डार्विन के सिद्धांत के ऊपर कार्य किया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बुर्फी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलिपर्स कहते हैं, यानी कि किसे कहा जाता है फिलिपर, समुद्री स्तनियों यानी कि हवेल व सील के अग्रपाद को, हवेल व सील का केवल पश्चभाग को, पक्षियों के अग्रपाद को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि समुद्री स्तनियों यानी कि हवेल व सील में अग्रपाद मछलियों के पंखों व समान व चप्पू के आकार के जो होते हैं उन्हें ही फिलिपर कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अभी फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो नहीं होगा, सेकंड लास्ट होगा, तो इसमें यहाँ पर होगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि अवशेषी अंग के संदर्भ में विचार करें, यानी कि जो अवशेषी अंग है वो कौन कौन से हैं या उनके संबंध में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके ऊपर बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है ये अंग पूर्वजों में क्रियाशील होते हैं। दूसरा है वर्तमान में बहुत कम क्रियाशील हैं। थर्ड है वर्तमान में हमारे शरीर में इनके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, या ए व बी दोनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अवशेषी अंग हैं, जो अवशेषी अंग है ये जीवों में अनेक ऐसी संरचनाएं के रूप में होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं होती हैं, और इन्हें हम इनकी जो उपस्थिति से प्रमाणित होता है कि ये अंग कभी न कभी जंतुओं के पूर्वजों में क्रियाशील थे, जिसके लिए ये उपयोगी थे, और बदलते पर्यावरण में इनका जो उपयोग है वो धीरे धीरे कम हो गया है, और इनके आकार
भी छोटे व निष्क्रिय होते चले गए हैं, जिसमें आपका अपेंडिक्स आता है, साइनस है, अकलदाढ़ है, ये सभी कान की मांसपेशी है, ये सभी अवशेषी अंगों के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए व बी ऑप्शन हमारे दोनों सही हैं। तो ये कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, ये गलत हो जाता है, यानी कि ओनली 1 और 2 इसका सही हो जाता है। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। मनुष्य में पाए जाने वाले प्रमुख अवशेषी अंग है। देखिए जो मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल, वही नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर पहला है कृमि रूप परिशेषिका, निमेशक पटल, कर्णपल्लव की पेशियां या फिर पूंछ। तो यहाँ पर जो अवशेषी अंग है उनके विषय में बताना चाहूँगा कि प्रमुख अवशेषी अंग है जिसमें आपका आता है ये है ऑप्शन नंबर आपका जैसा कि बी है, और बी में क्या दिए गए हैं, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में क्या दिया है, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया है तो जिनमें हमने देखे थे, जैसा कि आपको बताया था कि कर्मी रूप परिशेषिका, निवेशक पटल, कर्ण पल्लव की पेशिया और पूंछ। तो इस तरह से ये सभी ये जो है यानी कि उपरोक्त सभी जो है ये मनुष्य में पाए जाने वाले प्रमुख अवशेषी अंग है। और इनके अलावा मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था जिसमें हमने बताया था कि अपेंडिक्स, साइनस, अकलदाढ़ ये सभी भी अवशेषी अंगों के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का, यानी कि उपरोक्त सभी अवशेषी अंग के रूप में मनुष्य में पाए जाने वाले प्रमुख अंग है, अवशेषी अंग है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने जो टॉप 15 क्वेश्चंस थे इस वीडियो के वो कवर किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।